राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिकांश विरोधियों को चुप कराने और गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। राजनाथ सिंह को साफ साफ बताना चाहिए था कि मनमोहन सिंह के समय कौन सा ऐसा संशोधन विरोधियों को चुप कराने के लिए किया गया। राजीव गांधी के समय 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज कानून लाया गया। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में आर्टिकल 15 में संशोधन किया। इसके तहत ओबीसी को प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया गया। क्या यह गलत था? उसी साल मनमोहन सिंह की सरकार ने एक संशोधन किया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में आदिवासी कल्याण मंत्री होगा। क्या यह गलत था? 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया। इसी की बुनियाद पर 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। 2005 में मनरेगा का कानून लाया गया। इसी की बुनियाद पर कोविड के समय करोड़ों लोगों को काम दिया गया। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार बनाया ताकि आम आदमी खुद सूचना हासिल कर सके। अगर मीडिया आज की तरह गुलाम हो जाए तो उसके हाथ में जानने का कुछ तो अधिकार बचा रहे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लेकर सवाल उठते हैं कि इसके जरिए सूचना के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को भी सूचना के अधिकार की बुनियाद पर असंवैधानिक माना गया। मोदी सरकार ने आईटी एक्ट के तहत फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने का प्रावधान किया तो कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा मोदी सरकार का यह संशोधन असंवैधानिक है, संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। मोदी सरकार के कई काम कोर्ट में असंवैधानिक पाए गए हैं। राजनाथ सिंह को यह सब भी बताना चाहिए था, बताना भूल गए। जो सरकार सूचना का अधिकार कानून जनता को दे रही हो वो विरोधियों को कैसे चुप करा सकती थी? ठीक 2014 से पहले आप मीडिया में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ कवरेज देखिए और उसके बाद तब पता चलेगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके दौर में बेहतर थी। राजनाथ सिंह ने एक प्रसंग का जिक्र किया कि कैसे आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को 1950 में बैन किया गया। बताया कि आरएसएस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राजनाथ सिंह को केरला के न्यूज चैनल मीडिया वन का प्रसंग याद दिलाना चाहिए था। इस एक चैनल पर राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार सार्वजनिक तौर पर कारण नहीं बता सकी तो पब्लिक को पता ना चले इसलिए सील बंद लिफाफे में बताने चली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करना याचिकाकर्ता के बचाव पेश करने के अधिकार का हनन है। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के प्रतिबंध को खारिज कर दिया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के बेबुनियाद दावों के आधार पर प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अप्रैल 2023 की यह बात राजनाथ सिंह कैसे भूल गए? यह भी कि मोदी सरकार में कितने ही पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हुए, कम से कम इतना तो बता देते। दरअसल आपातकाल को लेकर बीजेपी कांग्रेस को तब तक ठीक से घेरा करती थी जब तक मोदी सरकार का यह दौर नहीं आया था। मोदी सरकार ने इतना जरूर कर दिया कि कांग्रेस को घेरने का सबसे अचूक हथियार आपातकाल की धार कमजोर कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल के दौरान न्यायपालिका में किस तरह हस्तक्षेप किए गए इसकी ठीक ठीक याद दिलाई। लेकिन क्या वही राजनाथ सिंह जिन्होंने आपातकाल के दौरान 18 महीने जेल काटे आज न्यायपालिका में हस्तक्षेप की घटनाओं को नहीं देख रहे हैं? कमिटेड जुडिशरी नहीं देख रहे हैं? 1976 की में घटना घटी, मैं 1976 में घटी। इसी घटना और इन लाइनों का संदर्भ आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। अध्यक्ष महोदय, जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह
वर्ष 1973 में भी सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर तब की कांग्रेस सरकार ने जस्टिस J.M. शेलर, K.F. हेगड़े और A.N. ग्रोवर को सुपरसीड करके सीनियरिटी में चौथे नंबर के जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों जजों का सिर्फ एक अपराध था कि वे तीन लोग सरकार के सामने नहीं झुके। उन तीनों जजों ने एक तानाशाह सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं। यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं था, यह सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन नहीं था, बल्कि यह संविधान पर हमला था। यह हमारे संविधान को सबवर्ट करने का एक महापाप था अध्यक्ष महोदय। और मुझे हैरानी होती है कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। क्या आज का भारत कमिटेड जुडिशरी से मुक्त हो गया है या आज कमिटेड जुडिशरी के खतरे ज्यादा बढ़ गए हैं? राम मंदिर मामले में फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होते ही राज्यसभा के सदस्य बना दिए जाते हैं। तरह तरह की बातें होती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव कहते हैं कि देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा। कठमुल्ला जैसी सांप्रदायिक टिप्पणियां करते हैं। राज्यसभा में वकील कपिल सिब्बल समेत 55 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। इस मायने में राजनाथ सिंह का भाषण बेहद महत्वपूर्ण रहा कि वे बता रहे थे पहले के किस्से, लेकिन याद आ रहा था आज का वर्तमान। मुझे तो कभी कभी लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रही है क्या? डरपोक लोग बैठे वहां, पूरे डरपोक लोग हैं। वो चंद्रचूड़ साहब ने तो आग लगा दी, अभी बाकी लोग भी है। एक न्यायपालिका, मुझे कमाल लगता है कि एक जज, हाईकोर्ट का जज एक दिन में इस्तीफा देता है, दूसरे दिन किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तीसरे दिन संसद चुनाव लड़ता है, चौथे दिन सांसद बन के आता है। कूलिंग पीरियड भी नहीं क्या? तो न्यायपालिका पर बैठे उन्होंने क्या निर्णय दिया होगा? राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सरकार के दौर की कई घटनाओं की याद दिलाई जो बेहद शर्मनाक थी, लेकिन वही घटनाएं उनसे भी सवाल पूछने लग गईं। ऐसा नहीं था कि जो कांग्रेस के समय हो रहा था वो अब बंद हो गया है, लेकिन तब तो उन खतरों का जनता ने सामना कर लिया और वैसी कोशिशों को रोक दी। लेकिन आज खतरे कहीं ज्यादा गंभीर हैं और जनता लाचार। संस्थाओं से न्याय मिलना पहले से ज्यादा जटिल और मुश्किल होता जा रहा है। राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी के समय सरकार गिराए जाने की याद दिलाई तो अपने आप याद आने लगा कि मोदी सरकार के दौर में किस तरह से राजनीतिक दलों को रातों रात तोड़ दिया गया और सरकारें गिरा दी गईं। 22 अक्टूबर 1997 को मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। श्री कल्याण सिंह जी हमारी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। हमने अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने सरकार के बहुमत सिद्ध होने का निर्णय भी सुना दिया था, किंतु फिर भी विपक्षी दल एक झुंड बनाकर, जिसमें हमारे कांग्रेस के मित्र थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल ने यह कह दिया, उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है अध्यक्ष महोदय, जबकि हम बहुमत सिद्ध कर चुके। अर्थात विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद भी किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और रात में ही कैबिनेट ने बर्खास्तगी का निर्णय लेकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। सभापति महोदय, मुझे याद है कि उस समय मेरे साथ रात्रि में 12 बजे वहां से चल के हम सभी विधायक अगले दिन
राष्ट्रपति भवन के बाहर देश के मीडिया के सामने 240 विधायकों की संख्या के साथ हम वहां पर मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा 425 की होती थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और दलित समाज से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन का, जिन्होंने इस अन्याय को देखते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ कांग्रेस की सरकारों के समय जितनी भी कोशिशें हुई, पत्रकार सड़क पर आए, लड़े, जीते, अदालत ने भी साथ दिया और पत्रकारिता पटरी पर आई। आज उम्मीद टूट चुकी है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन के मामले में देखिए कितने महीने जेल में रहे और जमानत नहीं मिली। आज कोई भी देख सकता है कि बिना संविधान बदले ही मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। गोदी मीडिया केवल गुलामी या सरकार के भोंपू बनने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक वैचारिक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। इस गोदी मीडिया ने विपक्ष पर हमला किया, विपक्ष की खबरों को गायब कर दिया और एंटी मुस्लिम नफरत फैलाई और जमकर फेक न्यूज फैलाया। उसे यही करने की आजादी मिली हुई है। यह सब बताना आपको जरूरी था कि राजनाथ सिंह ने क्या क्या नहीं बताया, और जो नहीं बताया वह ठीक बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था, जिसके बारे में राजनाथ सिंह 70 के दशक के प्रसंगों से याद दिला रहे थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।